आज सरोजनी जी की बहू के मायके वाले उनके यहाँ अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर आने वाले थे। बहू सृष्टि बहुत खुशी के साथ रसोई में उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी। उधर कमरे में बैठी हुई सरोजनी देवी और उनकी बेटी प्रियंका इस बारे में बात कर रहे थे। प्रियंका ने अपनी माँ से कहा, अरे मम्मी, मैं तो हैरान हो गई। अभी अभी रसोई से आ रही हूँ, भाभी तो जाने क्या क्या पकवान बना रही हैं। अरे उनके मायके वाले हैं या कोई सेलिब्रिटी? पता नहीं आप यहाँ कैसे शांत बैठी हो। यह सुनकर सरोजनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे चिंता क्यों करती है, सब वसूल कर लूंगी। तुझे याद है ना, कैसे पिछली बार आए थे तो मैंने एसी का जिक्र किया था और फिर उसके बाद ड्राइंग रूम में एसी लग गया था। बस इस बार तेरे लिए स्कूटी का इंतजाम करवाना है। यह सुनकर तो प्रियंका खुशी से उछल पड़ी। क्या मम्मी, आप सच बोल रही हो? आपके कहने से वो स्कूटी दे देंगे क्या? तो सरोजनी जी ने कहा, अरे देनी ही पड़ेगी, सास हूँ उनकी इकलौती बेटी की। तू चिंता मत कर, बस थोड़ा सुर में सुर मिला देना। प्रियंका चहकते हुए बोली, अरे मम्मी, उससे तो आप बेफिक्र रहना। स्कूटी आ गई तो मज़ा ही आ जाएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को जमकर जलाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपनी ही चाल के बारे में बात करके खुश हो रही थी। तो उधर सरोजनी जी की बहू सृष्टि रसोई में सारे पकवान देखकर खुश हो रही थी। सिंक में हाथ धोकर तौलियों से हाथ पोंछते हुए स्लैब पर रखे पूरे नाश्ते पर नजर डाली। सब तैयार हो गया, बस अब मम्मी पापा आ जाएं। आज तो भाई ये सब देखकर खुशी हो जाएगा। एक एक चीज उसकी पसंद की है। वह जल्दी से अपने कमरे में गई और अपने पति राजन को फोन करके बोली, अरे राजन, अभी तक आप मिल्क केक लेकर नहीं आए। मम्मी पापा आने ही वाले होंगे। राजन ने कहा, अरे भाई, बस आ ही रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक ही दिन में अपने भाई को सब खिला दोगी। अरे थोड़ा सा अपनी होने वाली भाभी के लिए भी बचा कर रखो। इतना कहकर हंसते हुए राजन ने फोन काट दिया। सृष्टि भी मुस्कुराते हुए हाथ मुंह धोने चली गई। कुछ देर बाद राजन भी आ गया और थोड़ी देर में सृष्टि के मम्मी पापा भी उसके भाई के साथ आ गए। सरोजनी देवी बड़ी खुशी से सबके सामने बैठ गईं और उनके लाए सामान को देखने लगीं। सबके आते ही सृष्टि तुरंत रसोई में चाय बनाने लगी। तो सरोजनी देवी ने अपना शतरंज का खेल खेलना शुरू कर दिया। अरे समधन जी, क्या बताएं, कहीं जाने के लिए ऑटो भी नहीं मिलता। मेरी तो उम्र हो गई है तो बहू को ही सब्जी को लेने जाना पड़ता है। मुझे तो कुछ दिन पहले पता चला कि इसको स्कूटी भी चलाना आता है, मगर क्या करें, स्कूटी है ही नहीं। होती तो बहू को आसानी हो जाती। राजन की आमदनी तो घर चलाने लायक ही है, कुछ बचत होती ही नहीं कि स्कूटी खरीद डालें। आप कुछ सोचना मत, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। यह सुनकर सृष्टि की माँ ने सृष्टि के पापा की तरफ देखा। तो सृष्टि के पापा ने कहा, समधन जी, हम तो बहू के लिए भी स्कूटी खरीदेंगे, तो फिर अपनी बेटी के लिए भी खरीद लेते हैं। उस वक्त राजन भी सामने नहीं था और इसी कारण सरोजनी देवी ने बहुत आसानी से अपना खेल खेल दिया और सृष्टि और राजन को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिन बाद सृष्टि के भाई अचानक घर आया और सृष्टि के हाथ में स्कूटी की चाबी देते हुए बोला, ले सृष्टि, अब से तू स्कूटी से मार्केट जाना। यह सुनकर तो सृष्टि हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत अपने भाई से कहा, भैया लेकिन मैंने तो स्कूटी मांगी नहीं, आपने किससे पूछकर खरीदी है ये? भाई मुस्कुराकर बोला, अरे हमें पता है कि तू नहीं बताएगी। वो तो उस दिन मौसी जी ने जिक्र किया था कि तुझे ऑटो से मार्केट जाना पड़ता है, बस यही सोचकर खरीद ली। अब तो सृष्टि थोड़ा झल्ला गई। क्या ही फर्क पड़ता भैया ऑटो से जाने में, ऑटो से जाने में कुछ हो जाता है क्या? लेकिन इस बार उसके भाई के सामने ही उसकी ननद प्रियंका बोल पड़ी, अरे भाभी, एक तो आपके भैया आपको स्कूटी दे रहे हैं, ऊपर से आप मना कर रही हो। आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं उससे कॉलेज चली जाया करूंगी। अब तो सृष्टि का मुंह ही खुला रह गया। तभी सरोजनी देवी बोली, हाँ ये भी सही है प्रियंका, तुझे कॉलेज जाने में देर भी नहीं होगी। दोनों माँ बेटी खुश होती रहीं और सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाई। भाई तो चला गया मगर अब उसके दिल में स्कूटी चुभ रही थी। वह प्रियंका को अब स्कूटी की चाबी नहीं देना चाहती थी। लेकिन प्रियंका ने अगले ही दिन सुबह कहा, भाभी जरा स्कूटी की चाबी तो देना, मुझे कॉलेज जाना है।
राजन सामने था तो सृष्टि मना ही नहीं कर पाई। उसके जाते ही राजन से कहा, राजन, तुम्हारी मम्मी ने कितनी चालाकी से मेरे माँ बाप से स्कूटी की डिमांड कर दी और स्कूटी आ भी गई। ये सब उन्होंने मेरा नाम लेकर किया कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन देखो तुम्हारी बहन कैसे चाबी ले गई। दरअसल मम्मी जी ने ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए किया था। आखिर मेरे घर से डिमांड करना कब तक जारी रहेगा। राजन, जो कि अपनी माँ की चालाकियां देख ही नहीं पाता था, उसने सृष्टि से कहा, सृष्टि, तुम गलत समझ रही हो। अरे अगर घर में स्कूटी आ गई है तो तुम दोनों मिलकर इस्तेमाल कर सकती हो ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। तभी वहां पर सरोजनी देवी आकर बोली, अरे जो चीज़ घर में आई है वो सबकी है। अरे अगर ननद स्कूटी लेकर कॉलेज चली गई तो उसने अपने नाम थोड़ी कर ली। घर में तेरा मेरा करने की ज़रूरत नहीं है बहू, जो है सबका है और सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सरोजनी जी की बातें सुनकर सृष्टि का जी जल रहा था, लेकिन सरोजनी देवी का मन तो मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आखिर उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा मुफ्त में पूरी जो कर ली थी। लेकिन सृष्टि को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। आखिर कब तक ये लोग अपनी ख्वाहिशें मेरे घर के ज़रिए पूरी करेंगे। राजन को तो कुछ दिखाई नहीं देता कि उनकी माँ कितनी चालाकी चल रही है। शाम को प्रियंका कॉलेज से आई तो अपनी माँ से बोली, मम्मी आज तो मज़ा ही आ गया, सब मेरी स्कूटी को आके फाड़ कर देख रहे थे। रसोई में खड़ी सृष्टि सोचने लगी कि ये स्कूटी इसकी कब से हो गई। नंद रानी को याद दिलाना पड़ेगा कि ये स्कूटी इसकी नहीं है। अब रोज प्रियंका सृष्टि की स्कूटी लेकर कॉलेज निकल जाती थी और कभी छुट्टी होती तो सहेलियों से मिलने निकल जाती थी। कई बार सृष्टि को कहीं जाना होता तो प्रियंका स्कूटी लेकर गायब हो जाती थी। एक दिन प्रियंका स्कूटी की चाबी उठाकर निकल ही रही थी तो सृष्टि ने पीछे से कहा, प्रियंका स्कूटी की चाबी देना। तो प्रियंका ने तुरंत पलटकर कहा, भाभी मैं अपनी सहेली के पास नोट्स लेने जा रही हूँ, आपको क्यों चाहिए। सृष्टि ने कहा, नोट्स कल कॉलेज में ले लेना, मुझे सब्जी लेने जाना है। स्कूटी से सब्जी खरीदने में आसानी होती है ना, वरना बोझ उठाकर चलना पड़ता है। इतना बोझ उठाकर ऑटो का इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रियंका तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। अरे भाभी, आप ऑटो से ही चली जाओ, क्योंकि मुझे नोट्स आज ही चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है। प्रियंका ने इतना कहा ही था कि प्रियंका का फ़ोन बजने लगा और उसने फ़ोन उठाकर रिसीव किया तो बोली, अरे श्वेता, बस मैं 15 मिनट में आ रही हूँ अपनी स्कूटी से। जैसे ही फ़ोन कटा तो सृष्टि चिल्लाई, नंद रानी, तुमने अपनी सहेलियों में तुमने जो झूठ का ढोल पीट रखा है ना, तो याद रखो ये स्कूटी तुम्हारी नहीं है। यह सुनकर तो प्रियंका गुस्से के मारे पैर पटकते हुए अपनी माँ के कमरे में चली गई। उसका बौखलाया हुआ चेहरा देखकर सरोजनी देवी बोली, अरे क्या हुआ मेरी लाडो, तेरा चेहरा उतरा क्यों है। प्रियंका ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि आपकी बहू मुझे बता रही है कि स्कूटी उसकी है, मेरी नहीं। तेरा मेरा कर रही है हमारे घर में। सरोजनी देवी तुरंत गुस्से से बोली, अच्छा इसे तो मैं बताती हूँ, चल मेरे साथ चल। दोनों माँ बेटी गुस्से में दनदनाते हुए सृष्टि के कमरे में पहुंच गई, जिसका सृष्टि को पहले से अंदाजा था और वह जवाब देने के लिए दिमागी रूप से तैयार थी। जैसे ही प्रियंका और सरोजनी जी कमरे में आई तो सृष्टि ने कहा, ले आई मम्मी जी को। तो प्रियंका तिल मिलाकर बोली, क्यों ना लेकर आऊं, तुम जो घर में ये भेदभाव कर रही हो, अब मेरी माँ के सामने जरा बोलकर दिखाओ। सरोजनी जी गुस्से में बोली, बहू ये क्या बदतमीजी है, स्कूटी के लिए मेरी बेटी को इतना क्यों सुनाया, जो घर में है वो सबके लिए है। सृष्टि ने भी आवाज को ऊंची करके कहा, सबके लिए होता है मगर कोई उस पर अपना नाम नहीं लिख लेता। आपने मेरा नाम लेकर मेरे माँ बाप से स्कूटी का जिक्र किया, अब जब स्कूटी आ गई है तो मुझे ही नहीं मिलती, क्योंकि आपकी बेटी इसको लेकर जो घूमती रहती है। अगर ऐसा रहा तो मैं स्कूटी अपने घर वापस भेज दूंगी। फिर तो सरोजनी देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू कौन होती है स्कूटी भेजने वाली, और अगर भेजनी है तो तू भी चली जा वापस, फिर मैं भी बताऊंगी तेरे माँ बाप को तेरी हरकतें। यह सुनकर तो सृष्टि के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी और वह सरोजनी देवी को देखती ही रह गई। सृष्टि को इस तरह की धमकी देकर दोनों माँ बेटी चली गई।
कमरे में जाते ही प्रियंका ने अपनी माँ से कहा, अच्छा किया मम्मी जो आपने इनको वापस जाने की धमकी दे दी, वरना तो ये तो हमारे सिर पर बैठी ही जा रही है। उधर कमरे में बैठी सृष्टि की आंखों में आंसू आ रहे थे। जैसे ही शाम को राजन ऑफिस से आया तो सृष्टि ने रोते हुए उसे सब बता दिया। राजन, ये क्या तरीका है? मेरी ही चीज़ मुझे इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलती तो फिर मम्मी जी मेरे मायके से घुमा फिरा कर मांगती ही क्यों है? आज मैंने स्कूटी वापस भेजने के लिए कहा तो मम्मी जी ने भी मुझे मायके वापस भेजने की धमकी दे दी। कहते कहते सृष्टि बुरी तरह से रोने लगी तो राजन उसे गले लगाकर समझाने लगा, सृष्टि अब क्या करूं इनकी सोच का, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे सच में नहीं पता था कि मम्मी ने स्कूटी की बात की है, वरना मैं ऐसा होने ही नहीं देता। उस दिन तो सृष्टि ने अपने मन को समझा लिया, लेकिन उसने सोच लिया कि अगर मैंने भी सरोजनी देवी की बार बार होने वाली डिमांड बंद नहीं की तो मेरा नाम सृष्टि नहीं। इसके लिए अब सृष्टि एक मौके की तलाश थी। कुछ दिन बाद उसके भाई की सगाई थी और उसके बाद शादी। सृष्टि 5 दिन पहले ही जाने लगी तो सरोजनी देवी ने कहा, अरे शादी में क्या केवल तुम्हें बुलाया है? हम कुछ नहीं लगते क्या उनके? फिर तो राजन को भी कहना पड़ा, हाँ मम्मी आपको भी तो बुलाया है, आप भी चलो। फिर तो प्रियंका और सरोजनी देवी ने भी तुरंत अपने जाने की तैयारी कर ली, लेकिन सृष्टि को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। वह दोनों की फितरत जानती थी कि दोनों ना तो खुद सुकून से रहेंगी और ना मुझे रहने देंगी। अपने मायके में भी मुझे इनके आगे पीछे ही घूमना पड़ेगा, मगर माँ की मदद के लिए जाना जरूरी था, इसीलिए सृष्टि पहले ही चली गई। वहां जाकर सरोजनी जी ने देखा कि यहाँ तो होने वाली दुल्हन के लिए खूब सोना खरीदा जा रहा है। जब सृष्टि की माँ ने सबके सामने होने वाली दुल्हन के जेवर दिखाए तो सरोजनी देवी की आंखें फटी रह गईं। प्रियंका ने अकेले में अपनी माँ से कहा, मम्मी देखा आपने, भाभी के यहाँ तो कोई कमी नहीं है, अपनी बहू के लिए देखो कितना खर्चा कर रहे हैं। अरे अपनी बेटी को तो इतने भारी जेवर इन्होंने कभी नहीं बनवाए। फिर तो सरोजिनी देवी ने तुरंत कहा, तू देखती जा प्रियंका, अब विदाई में हम भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं लेंगे, जब इतना सब कुछ है तो हमें देने में इनका क्या जाएगा। फिर तो दोनों माँ बेटी ने शतरंज के खेल की तैयारी शुरू कर दी थी। सोच लिया था कि विदाई को मोहरा बनाकर भारी भरकम शगुन मांग लेंगे। एक तरफ तो दोनों माँ बेटी के दिमाग में शैतानी फितरत चल रही थी, दूसरी तरफ दोनों ने सृष्टि का एक पल की चैन की सांस लेना भी मुहाल कर रखा था। कभी प्रियंका कॉफ़ी पीकर कहती, भाभी कैसा कॉफ़ी का स्टॉल लगवाया आपने, और ना ही कैटरिंग अच्छी है। तो सृष्टि अपने मन को शांत रखकर कॉफ़ी वाले से दोबारा कॉफ़ी बनाने को कहती। उधर कभी सरोजनी देवी मुंह बनाकर बैठ जाती और अपने बेटे राजन को अकेले में बुलाकर कहती, सुबह से बहू ने मुझे नाश्ता तक नहीं पूछा। और जब राजन यही बात सृष्टि से कहता तो सृष्टि तड़प कर कहती, ये कैसी बात है राजन, तुम्हारी मम्मी यहाँ पर करने क्या आई है? अरे उनके कमरे में 5 बार वेटर को भेज चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने हर बार नाश्ता करने के लिए मना ही कर दिया। अब बताओ मेरी क्या गलती है? मुझे तो 50 काम है, मैं कहाँ तक जाकर उनको नाश्ता खिलाऊं? भगवान कसम, अब ये बस शादी हो जाए और ये लोग वापस जाएं। इन्होंने तो मुझे मेरे ही घर में तंग करके रख दिया है। भगवान जाने, जब इनके इतने नखरे थे तो आने की क्या ज़रूरत थी। राजन को सृष्टि की बात भी सही लगती तो कुछ बोल ही नहीं पाता था, और इसी तरह वह अब अपनी माँ और पत्नी के बीच में पिस रहा था। बेचारी सृष्टि ने जैसे तैसे भाई की शादी के कार्यक्रम खत्म किए और फिर वह दिन आ गया जब सृष्टि की नई नवेली भाभी घर आ गई। तो सृष्टि ने अपनी माँ से कह दिया कि मम्मी आज तो हम शाम को ही निकल जाएंगे, अब मैं और परेशान नहीं हो सकती। सृष्टि की मम्मी ने भी विदाई की पूरी तैयारी कर ली। सरोजनी देवी को पता चल गया कि उनको विदाई में साड़ी और नकद मिलने वाले हैं। फिर तो उन्होंने शाम की चाय के समय सृष्टि की माँ के सामने अपना पासा फेंक दिया। समधन जी, विदाई की तैयारी तो कर ली है ना आपने? देखिए आपका इकलौता बेटा था तो उम्मीद है कि आप हमारी विदाई भी भारी भरकम करोगी। अरे आपके इकलौती बेटी के ससुराल वाले जो हैं, आपको पता है मैंने अपने बेटे की शादी में अपनी सोने की चेन बेच दी थी जो अपनी बेटी को देने के लिए रखी थी। अब क्या करूं, इसके पापा होते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन माँ हूं ना,
त्याग तो मेरे ही हिस्से आएगा। यह बात सुनकर तो सृष्टि की माँ समझ गई कि अब सरोजिनी देवी को सोने की चेन चाहिए। उन्होंने सृष्टि को अपने कमरे में आने का इशारा किया तो सरोजिनी देवी भी दोनों की बात सुनने के लिए कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। सृष्टि की मम्मी ने अपनी अलमारी से खोलकर एक सोने की चेन निकालकर सृष्टि को दिखाते हुए कहा, देख सृष्टि, ये तेरी सास के लिए है, कैसी रहेगी? चेन देखकर तो सृष्टि गुस्से से भड़क गई। अरे मम्मी, ये चेन तो आपकी है और आपसे किसने कहा उनको चेन देने के लिए? सृष्टि की मम्मी ने चेन को वापस बॉक्स में रखते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, अगर वो बेटी की शादी में त्याग कर सकती हैं तो इतना छोटा सा त्याग तो मैं भी अपनी बेटी के लिए कर ही सकती हूँ ना। अब तो सृष्टि को गुस्सा आ गया, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे के पर्दे के नीचे से सरोजनी देवी के नज़र आते हुए पैरों पर पड़ी। वो समझ गई कि सरोजनी देवी बाहर खड़ी सब सुन रही हैं। फिर तो उसने सोचा कि बस यही मौका है, आज लगाती हूँ इनकी अकल ठिकाने, जिससे ये आगे से मेरे मायके वालों से कुछ मांगना ही भूल जाएंगी। उसने अगले ही पल आवाज़ ऊंची करते गुस्से में बौखलाते हुए कहा, मम्मी, आपसे किसने कहा कि उन्होंने अपनी बेटे की शादी में त्याग किया था? कुछ कुछ नहीं है, सब किया था उनके बेटे ने, अपनी कमाई से किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया। सच तो ये है, उनकी जीभ तभी से लपलपा रही है जब से उन्होंने भाभी के जेवर देखे हैं, और उन्होंने आज भी घुमा फिराकर वैसे ही मांगा है जैसे वह इससे पहले मांगती आई हैं। इन्होंने आपसे इसी तरह स्कूटी भी मांगी थी। आपको पता है, वो स्कूटी मुझे मिलती तक नहीं, क्योंकि मेरी ननद हर वक्त उस पर सवार जो रहती है। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही है? तो सृष्टि और भी तमतमाकर बोली, और फिर क्या करूं मम्मी, मेरी सास का पेट तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको याद है, इन्होंने कहा था कि बहू को गर्मी लगती है, उसके कमरे में एसी नहीं है, और जब आपने एसी भेजा तो वो एसी मेरे कमरे में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में लगाया गया। बहाना ये कि यहाँ पर सब हवा खा सकते हैं। तो फिर इन्होंने मेरा नाम क्यों लिया था? बाहर खड़ी सरोजनी देवी बहू के शब्द सुनकर गुस्से से लाल हो गई, लेकिन कान लगाए खड़ी रही। तभी सृष्टि ने उनके पैरों की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी, आप कान खोलकर सुन लो, अगर आज ये चेन आपने उनको दी तो मैं भी तमाशा खड़ा कर दूंगी। मैंने भी आज अगर पुलिस बुलाकर इनको दहेज मांगने के तरीकों के बारे में नहीं बताया तो मेरा नाम भी सृष्टि नहीं। मम्मी, मैं तंग आ चुकी हूँ। दहेज की लालची मेरी सास तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत हो गए इनके लूटने के तरीके। अब मैं भी सबक सिखाकर रहूंगी, जिससे ये मांगना ही बंद कर देंगे, क्योंकि जेल की चक्की जो पीसनी पड़ेगी, आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उसने अपनी माँ को पर्दे के नीचे से दिखते हुए पैरों की तरफ इशारा किया तो सृष्टि की माँ सब समझ गई। उधर सरोजनी देवी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर कांप गई। उधर सृष्टि के इशारे पर उसकी माँ विदाई का सारा सामान लेकर बाहर आई तो सरोजनी देवी भी उनसे पहले ही आकर चुपचाप बैठ गई। सृष्टि की माँ ने उनके हाथ में साड़ी और नकद देते हुए कहा, लीजिए बहन जी, आपकी विदाई। तभी उन्होंने सोने की चेन भी देते हुए कहा, समधन जी, ये भी है आपके लिए। सोने की चेन देखकर तो सरोजनी देवी को मानो करंट ही लग गया। उन्होंने तिरछी नजरों से सृष्टि को देखा, जिसने चेहरे पर तुरंत गुस्सा लाते हुए अपना फोन उठा लिया, मानो किसी को फोन लगा रही हो। फिर तो सरोजनी देवी को उसकी कही बातें याद आ गईं। तभी सृष्टि ने कहा, सासू माँ, क्या आपको वाकई में सोने की चेन चाहिए? फिर तो सरोजनी देवी तुरंत हकलाकर बोली, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। समधन जी, ये सब तो आप अपनी बहू के लिए रखो, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही काफ़ी है। सरोजनी देवी के चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे, और प्रियंका भी उनको अजीब सी नज़रों से देख रही थी कि आखिर माँ ने सोने की चेन ली क्यों नहीं। ये देखकर सृष्टि मन ही मन खुश थी कि उसका तीर आज निशाने पर लग गया है। घर जाने के बाद प्रियंका ने अकेले में अपनी माँ से कहा, मम्मी, अच्छी खासी सोने की चेन मिल रही थी तो आपने मना क्यों कर दिया? फिर तो सरोजनी देवी ने उसे सारी बात बताई। सबके सामने बेइज्जती का बोझ उठाना पड़ता। तूने नहीं देखा इस महारानी को, मैंने देखा था। अपने मायके में जाकर शेर हो जाती हैं लड़कियां। अरे जेल जाने से तो अच्छा था कि चेन वापस कर दो। ये बातें करते करते
दोनों ने सोचा भी नहीं था कि बाहर खड़ी सृष्टि और राजन दोनों ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। फिर तो सृष्टि ने कई बार फोन पर इसी तरीके से बातें करके सरोजनी देवी को सुनाने की कोशिश की कि अगर उन्होंने फिर कभी उसके माँ बाप से कुछ मांगा तो वो पुलिस बुलाने में देर नहीं लगाएगी, जिसका सरोजनी देवी के मन में अच्छा खासा खौफ बैठ चुका था। राजन ने भी सृष्टि से कहा, मान गए सृष्टि, तुमने अच्छा तरीका निकाला माँ को रोकने का। सीधे सीधे कहती तो घर में हंगामा होता। ये तो वही बात हुई कि घी भी निकल गया और तुम्हें उंगली भी टेढ़ी नहीं करनी पड़ी। तो सृष्टि ने हंसते हुए कहा, तो और क्या करती राजन, मेरे माँ बाप भला कब तक देंगे। उस दिन मेरी माँ अपनी सोने की चेन देने लगी तो मेरा खून खौल गया था। फिर तो बस यही तरीका समझ में आया जो काम कर गया। अच्छा हुआ उस दिन मम्मी जी बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। फिर तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर कभी सरोजनी देवी की उसके मायके से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई।